इसलिए कि ठीक नहीं चल रहा था। अब चलिए आपको बताते हैं कि बिहार में क्या कुछ हुआ। दरअसल बिहार में सियासी उलटफेर की अटकलें एक बार फिर से सही साबित हुई हैं। नीतीश कुमार ने रविवार सुबह वही किया जिसका पिछले दिनों से अंदाजा लगाया जा रहा था। रविवार सुबह उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र अलकरे को इस्तीफा अपना सौंप दिया। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए राज्यपाल राजेंद्र के सामने एनडीए सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। नीतीश कुमार अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और आपको यह भी बता दें कि उनके साथ जेडीयू और बीजेपी के तीन मंत्रियों के अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से एक निर्दलीय विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। और देखिए सीधी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण का ये जो समारोह है वो शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री जो बिहार के अब तक थे लेकिन अब क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं नीतीश कुमार, वो भी पहुंच चुके हैं राजभवन में और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार जो है वो लेंगे। आपको यह भी बता दें कि बिहार विधानसभा में अभी जेडीयू के पास 45 विधायक हैं तो बीजेपी के पास 76 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 विधायक हैं। ऐसे में अगर इन तीनों दलों के विधायकों को मिला दिया जाए तो 125 विधायक हो जाते हैं और इसी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया है। मनोनीत मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
एक बार फिर से 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नीतीश कुमार का, तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं शपथ यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की ली है और ऐसे 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बन गए हैं बिहार के। आपको ये भी बताएं कि नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 में जो है सीएम बने थे। हालांकि बहुमत न जुटा पाने की वजह से उन्हें 10 मार्च 2000 को पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। पहली बार सन 2000 में सीएम बने थे मुख्यमंत्री और उसके बाद आज 2024 में 9वीं बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। नामांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री जितेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर प्रेम कुमार, श्री श्रवण कुमार, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुमित कुमार सिंह। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चौंगथू, राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मंत्री श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने का कृपा करें। और देखिए अब शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आप देख रहे थे। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो सीएम पद सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ ली है सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। डेप्यूटी सीएम पद की इन्होंने शपथ ली है। 6 साल पहले बीजेपी में ये शामिल हुए थे। पंचायती राज मंत्री भी रह चुके हैं सम्राट चौधरी। इसके साथ ही आपको बता दें 6 साल पहले बीजेपी में ये शामिल हुए थे और अब डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम डेप्यूटी सीएम की दौड़ में सामने आ रहा था, जिनको बनाया गया है डेप्यूटी सीएम। और आपको सम्राट चौधरी के बारे में बताएं तो पिछली एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री ये रह चुके हैं। 1999 में राजनीतिक करियर की इन्होंने शुरुआत की थी। डेप्यूटी सीएम पद की शपथ सम्राट चौधरी ने ली है। 27 मार्च 2023 को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये बनाए गए थे। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं सम्राट चौधरी। तो शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम करने की कृपा करें। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सीएम पद की शपथ उन्होंने ली है। अगर विजय सिन्हा की बात की जाए तो बचपन से आरएसएस से वह जुड़े रहे हैं। 2 साल विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं विजय सिन्हा। नेता प्रतिपक्ष और 4 बार विधायक और श्रम मंत्री भी रह चुके हैं विजय सिन्हा, जिन्होंने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ जो है वो ग्रहण की है। बिहार में श्रम मंत्री भी रह चुके हैं विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी के बाद विजय सिन्हा ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली है। 2 नए डेप्यूटी सीएम बिहार को मिल गए हैं। विजय सिन्हा की अगर बात करें तो बचपन से आरएसएस से वह जुड़े रहे। इसके अलावा 2 साल विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं विजय सिन्हा। ग्रहण करने की कृपा करें। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आप सुन रहे थे, मंत्री पद की शपथ उन्होंने ग्रहण की है। देखिए, विजय कुमार चौधरी नीतीश की कोर टीम के सदस्य माने जाते हैं। इसके साथ ही जेडीयू के कद्दावर नेता हैं विजय कुमार, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ यहां ग्रहण की है। इससे पहले 2022 में महागठबंधन की सरकार में इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था और आज एनडीए की सरकार बिहार में बनी है तो मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। 1982 से विधायक भी रहे हैं। जेडीयू के कद्दावर नेता हैं विजय कुमार चौधरी। नीतीश के बेहद करीबी, नीतीश की कोर टीम के सदस्य ये माने जाते हैं। देखिए, जेडीयू से एक और मंत्री पद की शपथ यहां पर ली गई है। 2005 में कांग्रेस छोड़कर ये जेडीयू में शामिल हुए थे। कांग्रेस का दामन 2005 में इन्होंने छोड़ा था, जेडीयू में शामिल हुए थे और तभी से कोर सदस्य हैं टीम के। वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश की बिना किसी सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार से ले जाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समृद्ध निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। और पिछली सरकार में भी वह मंत्री थे। आपको बताएं कि 1991 में लालू सरकार में पहली बार मंत्री बने थे विजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 1997 के आसपास इन्होंने लालू यादव से ये अलग हो गए थे। सुपौल से विधायक रहे हैं, 1990 से कभी हारे नहीं, विधायक सुपौल से ये रहे हैं और अब मंत्री पद की शपथ इन्होंने एनडीए की सरकार में बिहार में ली है। विजेंद्र प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे, शपथ ग्रहण की है उन्होंने मंत्री पद की। पिछली सरकार में विकास मंत्री रह चुके हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। तो बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव ने ली है मंत्री पद की शपथ। मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें।
मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शब्द के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीजेपी का ये बड़ा चेहरा माने जाते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। 2015 में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 2010 से 2013 तक नगर विकास मंत्री रहे हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। गया शहर से 8 बार विधायक रहे हैं बीजेपी के। 8 बार के विधायक बीजेपी के गया शहर से। 2010 से 2013 तक नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अति पिछड़ी जाति से ये बीजेपी का एक बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं। और ये देखिए, डॉक्टर प्रेम कुमार ने ली है मंत्री पद की शपथ। मनोनीत मंत्री श्री श्रवण कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। देखिए, अब बारी है श्रवण कुमार की। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष से बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रवण कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को शब्द के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, देखा आपने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार और शपथ ग्रहण समारोह की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक एक कर मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं यहाँ तमाम नेता। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? बीजेपी प्रवक्ता है वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत है वंदना पोपली जी आपका। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़े हैं। तो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और
सबसे पहले मैं अमित आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे शपथ ग्रहण समारोह की। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार, और जो अटकलें लगाई जा रही थी एक बार फिर से वो सही साबित हुई हैं। देखिए सृष्टि, कल से ही लगातार जिस प्रकार की उठापटक की चर्चा थी, वो चर्चा पर आज जो है वो चर्चा पूरी हुई है। उस पर आज जाकर विराम लगा है जब नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर ली है, और 9वीं बार, देखिए एक ही कार्यकाल में तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है। एक तरह से यह कारनामा अगर कोई कर सकता है वो नीतीश कुमार ही हैं, और अपनी ही सरकार गिराना और फिर अपनी ही सरकार बनाना, यह कोई भी एक करिश्माई जो इस प्रकार का करिश्मा अगर किया है तो वो नीतीश कुमार ने किया है। जो लोग उनके साथ थे वो विपक्षी हो गए, कभी सत्ता पक्ष में आ गए, लेकिन नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर विराजमान रहे। लगातार 18 सालों से वे मुख्यमंत्री है। 9 महीने के लिए जरूर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा कार्यकाल था। तो ऐसे में एक नीतीश कुमार की एक बड़े समीकरण साध के चलते हैं। देखिए सभी तरह के जो बातें चल रही होंगी, अगर बात करें सृष्टि कि किसकी अवसरवादिता है, कौन अवसरवादी है, क्या नीतीश कुमार अवसरवादी है या कोई और है, तो अवसरवादिता राजनीति का एक चेहरा है। अवसरवादी होना कोई गुनाह भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी चर्चा में कहा था कि राजनीति में केवल राज करने की नीति है, नियत है, और कुछ नहीं है राजनीति में। इसीलिए आज बिहार का जो तस्वीर बनी हुई है, आज जो तस्वीर एकदम से बदली है, महागठबंधन ध्वस्त हुआ और एनडीए की सरकार बनी है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि बिहार के रास्ते जो 39 सीटें उन्होंने पहले हासिल की थी 2019 में, उसकी कम से कम 39 रखें या उसको बढ़ाकर 40 तक ले जाएं, यानी बिहार में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया जाए। तो इसमें नीतीश की बड़ी भूमिका थी, उस भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और अमित बिल्कुल आपने सही कहा, भाई राज करने की नीति बनानी होती है, यही तो राजनीति है। चलिए मैं और मेहमानों को भी जोड़ती हूँ। वंदना पोपली जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, ये क्या करवा दिया आपने बिहार में? देखिए बिहार में जो हो रहा है उसके लिए आप मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेहतरीन फैसला है और बिहार की जनता के फेवर में है। बिहार की जनता के लिए जो अच्छा था हमने वो किया। पहले हमने नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, और जब वो चले गए तो उस समय जो बिहार की जो कंडीशन हुई थी वो सभी के सामने है। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए था वो उन्होंने सबसे अच्छा कदम उठाया है। नीतीश कुमार जी वापस गठबंधन में आए, उनका स्वागत है। लेकिन साथ के साथ ये भी मैं कहना चाहूंगी कि पूरे भारत में इस समय एक बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर जो एक सुशासन की बात करते हैं तो वो एक भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और जो इंडी गठबंधन जो बड़े जोर शोर से बनाया गया था, उसको लगातार एक के बाद एक जो झटके मिल रहे हैं, उसके पीछे कारण भी ये है कि उसके जो गठबंधन बनाया गया था उसके पीछे कोई कारण जनता या जनता की सेवा नहीं थी, ना कार्यकर्ता थे, भले कहीं ना कहीं एक घोटालों को जो उसको बचाने के लिए, घोटालों से बचने के लिए एक डील थी जिन नेताओं ने की थी। अपने समय में जिन्होंने जनता के बारे में नहीं सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने परिवारों के बारे में सोचा, आज वो खून की प्यासी जो कभी पार्टियां रही थी, वो जो सामने साथ दिखाई दी, वो धीरे धीरे जो साथ है उनका टूटता चला गया। वो हमने देखा, चाहे आप यहाँ पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ बात कर लीजिए, ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, जहाँ पर भी देखिए तो स्थिति स्पष्ट दिखाई दी कि इनके लिए ना जनता कुछ है, ना जनता के विषय में सोचते हैं। लेकिन हम जो है, हमारी पार्टी जो है, उनके लिए एक प्राथमिकता है कि हम सुशासन दें, हम जनता को सामने लेकर रखें। और यहाँ पर बिहार में आवश्यकता लगी कि जो इतना बुरा हाल हो चुका था, एक जंगल राज बन चुका था, उसको वापस से ठीक करना और लोगों के लिए काम करना, तो उस दिशा में एक स्टेप लिया गया है और एक बेहतरीन कार्य है। मुझे लगता है इस समय बिहार की जनता भी बहुत ज्यादा खुश होगी। ठीक है, गर्ग साहब, ऐसा क्यों है जहां जहां कांग्रेस गठबंधन करती है फेल हो जाता है? ये सब क्या चल रहा है गर्ग साहब? जी देखिए, ये सारी दुनिया देख रही है, सारा देश देख रहा है। वैसे तो ये नीतीश कुमार जी का अपना निजी मामला है। मैं यही बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे
उनके साथ सरकार चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अपने आप उन्होंने आरोप लगाकर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ी। उसके बाद केंद्र सरकार ने उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे मरवाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इनको कहा भी ये तो घोटाले की सरकार है, नीतीश कुमार घोटालेबाज है। और नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया था, आप अचंभे की बात है, साफ बयान दिया था, मैं मरना पसंद करूंगा मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। ये हुआ रिटर्न बयान है, सारे चैनलों पर और सारे अखबारों में आया। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी हुई गर्ग साहब, क्यों फिर ये बता रहा हूं, मजबूरी बता रहा हूं आपको, मजबूरी पे आ रहा हूं मैं। आज फिर दबाव की राजनीति, दबाव का खेल खेला गया। जो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी जिसको ऊपर करोड़ों अरबों रुपए भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, जिसके घर ईडी, दफ्तर में ईडी छोड़ती थी, आज भारतीय जनता पार्टी से मिलने से वो ईमानदार बन गया, बेदाग हो गया, साफ सुथरा हो गया। इनका मतलब ये है, जो भी व्यक्ति विपक्ष में होगा या भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ बोलेगा, वो तो भ्रष्ट होगा, चोर होगा, देशद्रोही होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाता है, वो चोर हो चाहे डाकू हो, वो ईमानदार बन जाएगा। तो इसका मतलब ये भी है कि बीजेपी में जो शामिल नहीं है, बीजेपी के अलावा जो अन्य नेता हैं, जो अन्य दल हैं, उनमें काफी सारे भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। तो ये बात भी सही साबित हो जाती है फिर। मैं यही बताना चाहता हूँ आपको, आपने मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं पूछा सारा देश चोर, एक भारतीय जनता पार्टी ईमानदार, ये ईमानदार फतवा लिए बैठे हैं, 9.25 साल हो गए। गर्ग साहब, आप तो खुद कह रहे हैं ना कि डर के शामिल हो जाते हैं, तो डरता तो वही है जिसने कुछ गलत किया होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, सुनिए, आप ये देखिए, ये ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर, मैं लूंगी वंदना पोपली जी, मैं लूंगी आपसे जवाब। पार्टी जो ज्वाइन को बजा रही है। नहीं, लेकिन गर्ग साहब देखिए, चलिए आप अलग तर्क दे रहे हैं, आप वही ईडी सीबीआई का राग अलाप रहे हैं या ईडी सीबीआई की बात कह रहे हैं गर्ग साहब, लेकिन बात तो ये भी सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार, ये जो इंडी गठबंधन था, वो कह रहे थे मैं इसमें खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहा था, खुलकर फैसले भी नहीं ले पा रहा था। कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में जो आपसी खींचतान चल रही थी, उसकी वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा फैसला लिया है। इंडी गठबंधन ही अपने आप को नहीं निखार पा रहा था। आप देखिए, ये महाराष्ट्र में सरकार गिराई, शिंदे उत्तम भ्रष्टाचार के अरबों करोड़ रुपए इस पर रोप थे, वो बीजेपी में मिल गया तो साफ हो गया, बेदाग हो गया। उसको नहीं, आप इंडी गठबंधन पर बात रखिए ना गर्ग साहब। हमारी चलती सरकार, मैं उसकी ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया, अरविंद केजरीवाल अलग बात कह रहे हैं। इस हरियाणा के अंदर कुलदीप बिश्नोई के ऊपर ईडी के छापे मराए, 200 करोड़ के आरोप लगाए, उनको भारतीय जनता पार्टी मिलते ही क्लीन चिट मिल गई, आपके सामने है। और जहां साहब आप क्लीन चिट की बात करें, हम समझ गए, क्लीन चिट का मुद्दा बहुत बार उठा है, आपने हर बार बोला, हम सुन भी रहे हैं, जनता भी समझती है, लेकिन आप इंडी गठबंधन पर क्यों नहीं बोल रहे? नया उठा, इंडिया पर बोल रहा हूं, इंडिया गठबंधन की पहल किसने की? नीतीश कुमार जी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिले, उन्होंने कहा अभी गठबंधन चलाओ, हम साथ देंगे, आपके साथ है, क्योंकि देश में सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के नेताओं के रूप में आप इसका प्रतिनिधित्व करें, हम साथ देंगे। जहां तक सभी नेता मिलकर ये इंडिया गठबंधन बनाया, और जहां तक किसी ने भी तक ये नहीं कहा कि इंडिया गठबंधन नहीं है, ना आप पार्टी ने कहा, ना ममता जी ने कहा, किसी ने भी वो जिक्र नहीं किया। अभी तक तो क्या है, चुनाव की प्लानिंग बन रही थी, चुनाव कौन सर्वे चल रही है, कौन आदमी जीतने वाला है, किसका पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है, वो सीट का बंटवारा होना था, ये स्थिति थी। लेकिन फ्लॉप हो गया भारतीय जनता पार्टी ने ये
है? लेकिन फ्लॉप हो गया गठबंधन। कोई फ्लॉप नहीं, एक आदमी के जाने से मैं देखिए ऐसा होता है। नहीं, एक आदमी नहीं, मैंने ममता बनर्जी एक आदमी के का भी नाम गिनवाया, अरविंद केजरीवाल जो कह चुके हैं वो भी आपको पता है। ममता ना इन्होंने क्या कहा, आप पार्टी का कहेगा हम इंडिया का हिस्सा है। टिकट की बात की जा बात है, भगवंत मान जी ने कहा है हम चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के अंदर कहा है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा के नेता कहते हैं कि हम 10 की 10 सीट पे लड़ेंगे, हम जीतने में सक्षम है। जो भी जहां जहां सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहां तो अलग लड़ने की बात करते हैं ना। सुनिए, हरियाणा में हमारी सरकार थोड़ी है, न आप पार्टी की न हमारी है। पंजाब के अंदर उनकी सरकार है। मगर ये बात आता हूं, इंडिया गठबंधन का जो ये फैसला है, ये संयुक्त कमेटी जो बनी हुई है उसने करना है, उनके हिसाब से फैसला होना है। लोकल स्तर के नेता अपनी अपनी कोशिश करते हैं कि हमारे ज्यादा कैंडिडेट लोकसभा में हमारे हिस्से में ज्यादा टिकट आए। ये उनका राइट बनता है, उनकी कोशिश करना फर्ज है और करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय। ठीक है, मैं वंदना पोपली जी से रिएक्शन ले लेती हूँ फटाफट, फिर उसके बाद मैं सुभाष चौधरी जी का करूंगी, उन्हें चर्चा में जोड़ूंगी। वंदना पोपली जी। सुश्री, सबसे पहले तो आपने इनसे बड़ा अच्छा प्रश्न करा कि डर क्यों है आपको, क्या कुछ गलत काम किए हुए हैं तभी आपको ईडी का डर है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगी कि मोहब्बत की दुकान का शटर हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। जब एक एक करके गर्ग साहब केस करे, आपने राहुल जी पे केस कर लिए, आपने सोनिया गांधी पे केस कर दिए, आपने प्रियंका पे केस करे, आपने किस पे केस नहीं किया? हम डरे क्या? हम सीबीआई के साथ आपने। मुझे लगता है ठीक है गर्ग साहब, एक एक करके करेंगे बात। आपकी पूरी बात उन्होंने सुनी है, अब आप सुन लीजिए। तो हम दबे, ठीक है, टाइम मिलेगा ना गर्ग साहब आपको भी, अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। बार बार ईडी के डर की बात भी यही करते हैं और फिर कहते हैं हम नहीं डरते। और किस प्रकार से जब इनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है कि पूरी की पूरी कैपिटल को आप किस प्रकार से सुन लीजिए। गर्ग साहब का ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। गर्ग साहब रुकिए ना, रुकिए, आपके पास आऊंगी मैं, तब आप अपनी बात रखना। वंदना पोपली जी आप कंटिन्यू कीजिए बात को। जी जी, जिस प्रकार से जब इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और किस प्रकार से दिल्ली को ये पूरी तरह से घेर लेते हैं, वो हम सबने देखा। मोहब्बत की दुकान का शटर खुलता है तो नोटों के पहाड़ निकलते हैं, वो भी हमने देखा। लेकिन यहाँ पर ये बात करें नीतीश कुमार पर छापे, मुझे लगता है बजरंग दास जी आपको पढ़कर आना चाहिए, जानना चाहिए कि नौकरी के बदले जमीन मामला नीतीश कुमार का नहीं है, लालू यादव का है। उनकी बेटी पर केस चल रहा है, उसके परिवार पे केस चल रहा है और जिसने गलत काम किया तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का काम ईडी करती है। लेकिन इनका जो पूरा का पूरा जो विश्वास है वो इन संस्थाओं में क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने इस तरह के काम किए हुए हैं। नोट तभी निकल रहे हैं इनके यहाँ से, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में चले जाते अगर इनको लगता है कि गलत छापे पड़ रहे हैं तो? गर्ग साहब आपका ऑडियो म्यूट है, तो रुकिए। क्यों नहीं चले जाते सुप्रीम कोर्ट में? किसने मना किया है? लेकिन ये वहां पर नहीं जाएंगे। जब चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन अगर रुक जाते हैं एक दिन के लिए तो इमीडिएटली कोर्ट में भागते हैं। वहां पे तो ये जा सकते हैं, लेकिन अगर इनको ईडी गलत लग रही है तो ये क्यों नहीं जाते? मैं तो इनको चुनौती देकर कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अपनी बात को रखें और फिर बताएं कि ईडी गलत कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन्होंने जो काम किया है जनता के साथ वो सभी इसको जानते हैं। लेकिन जहां तक गठबंधन की बात है, बिहार की जनता के लिए एक अच्छा काम होना चाहिए था, वो हमने किया। लेकिन ये जो खून की प्यासी पार्टियां साथ में आए थे, ये घोटालों की डिफेंस डील थी कि घोटालों से कैसे बचा जाए। इसलिए आज ये फड़फड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। आप ये देखिए कि कांग्रेस की इकाइयां जो है वो आरोप लगाती थी, लोकल इकाइयां वेस्ट बंगाल की, कि ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने हमारे पे अटैक करे, उनकी वजह से हमारा खून बहा और उनके साथ बैठकर ये गठबंधन कर लेते हैं। तो इनके लिए कार्यकर्ता तो कोई मायने नहीं रखते, जनता की तो बात ही दूर है। आपस में नेता ही लड़ते रहते हैं तो जनता तो कहीं है ही नहीं। मेन बात यह है कि किसी तरह से घोटालों से बचा जाए। लेकिन हम जो है, हमारी पार्टी जो है, इनकी कोई आप ये देखिए, इनके सारे लीडर्स पे कोई ना कोई केस चल रहे हैं। वो केस कब चले हैं? जब भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं थी, उससे पहले के केस चल रहे हैं। 2G का ले लीजिए, 3G का ले लीजिए। अगर इनको ऐसा कुछ लगता है तो ये सामने आए ना, आरटीआई लेकर आए थे, आरटीआई का इस्तेमाल करें, कोर्ट में जाए, किसने मना किया है? लेकिन विधानसभा में खड़े होकर उनके नेता हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कहते हैं कि आप तो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन नीचे देखिए कुछ अगर इनको प्रॉब्लम लगती है तो। जब ये हमारे नेताओं पर खुद से कहते हैं ईमानदार हैं, तो आज ये किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं वो भी इनको देखना चाहिए।
ठीक है, मैं इस पर लूंगी गर्ग साहब आपसे रिएक्शन, लेकिन उससे पहले मैं सुभाष चौधरी जी को चर्चा में जोड़ूंगी। सुभाष चौधरी जी, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उससे पहले बिहार में जो कुछ भी हुआ है, आज नई सरकार बन गई है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए सृष्टि जी, ये मुझे लगता है नीतीश कुमार का कोर्स करेक्शन है पॉलिटिकली। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जो लोग अभी हम चर्चा में शामिल हैं, सबको इस बात की बिल्कुल इसका भान है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस वक्त भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू साथ गठबंधन में मैदान में ये दोनों दल गए थे, और उसके बाद जनता ने जो अपना जनमत सुनाया था वो जनमत था इस दो पार्टियों के गठबंधन को, और सरकार बनाने का जनमत जनता ने सुनाया था। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति बनी, पॉलिटिकल क्या हालात बने, और उस इन्होंने फिर आरजेडी के साथ अलायंस कर लिया और सरकार में नीतीश कुमार आ गए। मैं ये मानता हूं कि उनका ये कोर्स करेक्शन है पॉलिटिकल। जो उनसे कुछ गलतियां हुई उस वक्त उस गठबंधन के साथ जो उन्होंने प्रेच किया, एक तरह से धोखा दिया, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, माफ करिएगा, हो सकता है असहमति हो कि नहीं कोई शब्द से, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं क्योंकि गठबंधन में जब आप गए थे तब आपने जनता के सामने दोनों दलों को मिल करके सरकार बनाने की बात की थी, आपने वायदा किया था, और एक तरह से आप दोनों में एक सैद्धांतिक सहमति थी कि आपको क्या काम करना है जनता के लिए, और इसीलिए आपको उसी रूप में जनता ने, बिहार की जनता ने चुना था। लेकिन कुछ समय बाद आपने जो गलती की राजनीतिक दृष्टि से या जनता के मत को जिस तरह से आपने ठुकराया था, वो आज आप वो करेक्शन कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। अब हालात कुछ भी बने, कारण कुछ भी बने अभी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने करेक्शन किया। दूसरी बात यह है, जो इंडिया गठबंधन की बात आप कर रही थी और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, देखिए नीतीश कुमार, मैं पहले भी आपके चैनल पर मैं चर्चा में मैंने 2-3 दिन पहले भी ये बातें कही थी, तभी इतनी विस्फोटक स्थिति नहीं बनी थी, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो चुकी थी। मैंने कहा था कि नीतीश कुमार के बहुत सबसे करीबी जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं केसी त्यागी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बातें कही थी राहुल गांधी के बारे में कि अभी आपको सीट शेयरिंग पर ध्यान देना चाहिए, न कि आप यात्रा पर निकल गए। तो एक बात ये, दूसरी चीज, जब दूसरी और तीसरी मीटिंग की हालात बने थे इंडिया गठबंधन के लिए, उस वक्त ही नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी से मोह भंग होना शुरू हो गया था, जब कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की बैठक करने से मना कर दिया था, और कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा निर्णय लेकर के उस बैठक को स्थगित कर दिया था। और तब हम सबको याद होगा, आपके चैनल ने भी प्रमुखता से इस बात को दिखाया था कि नीतीश कुमार ने नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि वो अभी चुनाव में व्यस्त हैं, उन्होंने इस प्रकार के कुछ कटाक्ष उन पर किए थे। ये बात सबको याद होनी चाहिए, गर्ग साहब को भी शायद याद होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार गलतियां करती चली गई। तीसरी बैठक में ममता बनर्जी ने जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी के लिए सामने रख दिया, और अरविंद केजरीवाल ने उसको तत्काल उसका समर्थन कर दिया, ये सब इस प्रकार के जो मिसमैनेज स्थिति बनी, और आगे नीतीश कुमार ने जिस तरह से कोशिश की थी इंडिया गठबंधन को एक करने की दिशा में, कई ऐसी पार्टियां, कई ऐसे दल हैं जो कांग्रेस से असहमत है पूरी तरह, लेकिन नीतीश कुमार की व्यक्तिगत कोशिश के कारण वो लोग इस गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उस दिशा में कोशिश की, उनको ये लगा कि नहीं, हम इनको केवल क्षेत्रीय दलों को मुखौटा बनाकर रखेंगे गठबंधन का, और हम अपना आधार मजबूत करेंगे। यही कारण था कि पहले की यात्रा, और यही कारण है कि अब जबकि उनको लग रहा है कि फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में चुनाव की घोषणा हो सकती है, तब ये यात्रा पर निकल गया, और इन्होंने उन 100 सीटों का चयन किया है, सृष्टि जी, उन 100 सीटों का चयन किया है जहां से यात्रा इनकी निकल रही है, जहां कांग्रेस या तो कालांतर में पहले थी या फिर उनको संभावना वहां दिखती है, उन्हीं 100 सीटों पर वो यात्रा कर रहे हैं। आपने यात्रा करने से पहले गठबंधन का धर्म बनता है कि यात्रा अगर आपने अब की, चलिए पहली यात्रा तो आपने अपने मन से शुरू की थी, मगर दूसरी यात्रा जो आपने शुरू की, तब आपने क्या गठबंधन दलों को एक साथ बैठाकर
आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते थे, इस पर आम सहमति बनाते और उस हिसाब से आप अपना रूट तैयार करते जिसमें गठबंधन दलों के नेता भी इसमें शामिल हो सकते थे, अपनी बात कह सकते थे, जनता में मजबूती से आप जा सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार को स्पष्ट ये लग गया कि इन्होंने इनकी वो मंशा नहीं है, ये एक तरफा चलना चाहते हैं और ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं। इस कारण से नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया। लेकिन चाहे कारण जो भी रहा हो, मैं बारंबार ये मानता हूं कि बिहार की जनता ने जो अपना मत प्रकट किया था पहले भाजपा और नीतीश कुमार गठबंधन के प्रति, उसका कोर्स करेक्शन है। और आगे की बात, जो लोकसभा चुनाव की बात आपने कही है सृष्टि जी, इसका देखिए पूरा सीधा असर जाएगा। जो जातिगत समीकरण बिहार में है, उस जातिगत समीकरण में ये बहुत सटीक गठबंधन है, जो कि सारे बादलों को चीरते हुए ये सामने आप 32, 38, 35 सीटों को सीधा सामने लेकर ये निकल जाएंगे। क्योंकि जातिगत समीकरण उस प्रकार का है कि उसमें भाजपा के पास अति पिछड़ा वर्ग को एडजस्ट करने के लिए, हालांकि सम्राट चौधरी जैसे नेता हैं और भी इनके पास नेता हैं, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार का अपना एक आधार है, ये बार बार सवाल उठता है इनकी नैतिकता को लेकर कि वहां के जो मतदाता हैं वो अब नीतीश कुमार से तंग आ चुके हैं, उनके साथ नहीं जाएंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं। नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो उनके साथ इंटैक्ट हैं और उसी को देखते हुए भाजपा ने फिर ये कोशिश की है और मुझे लगता है ये कोर्स करेक्शन बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा रीजन सुभाष जी ये भी है कि पॉलिटिकल बेस्ड राजनीति बिहार में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी है, जातीय बेस्ड राजनीति। मैं अब अमित आपका रुख करूंगी, गर्ग साहब फटाफट से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक रिएक्शन मैं यहाँ पर अमित तिवारी से ले लूं। अमित देखिए, लोकसभा चुनाव का भी हम जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले जो कुछ भी बिहार में हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरह से सुभाष चौधरी जी भी कह रहे थे कि असर इसका लोकसभा चुनाव पर तो पड़ेगा ही, लेकिन इंडी गठबंधन के अंदर जो असहमतियां नजर आ रही हैं उसका भी नतीजा है जो बिहार में देखने को मिला है। अमित जी बिल्कुल सृष्टि, सुभाष चौधरी जी जिस प्रकार से चर्चा कर रहे थे वो सही बात है कि यहां कांग्रेस की सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने की रही है रणनीति, उससे जो है नीतीश कुमार जो है वो परेशान हो गए थे, जैसा केसी त्यागी के बयान लगातार आए भी हैं। और देखिए, बड़े बड़े दलों को जो INDIA गठबंधन में जो जुड़े थे वो बड़े बड़े दल थे, उन्हें कांग्रेस संभाल नहीं पाई और वो एकला चलो की राह पर जिस प्रकार से राहुल गांधी अपनी यात्रा निकालने के लिए आगे बढ़ चले हैं, और उसी तरह से ही देखिए एक तरफ बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट देखिए, चिराग पासवान की एक भी सदस्य नहीं है उनका विधानसभा में बिहार की, लेकिन वे चिराग पासवान को लेकर कौन आ रहे हैं। पहले जब नीतीश कुमार को शामिल किया जा रहा था उस समय अमित शाह ने और JP नड्डा ने चिराग पासवान के साथ बैठक की, और आज भी देखिए जो JP नड्डा बिहार पटना पहुंचे हैं तो चिराग पासवान को अपने साथ बिठाकर लाए हैं। तो यह बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट है, छोटे छोटे दलों को जोड़ के रखने की उनकी रणनीति है। और दूसरी ओर कांग्रेस ने जो उनके INDI गठबंधन में जो लोग शामिल हुए वे उन्हें जोड़ नहीं पाए। भारत जो यात्रा अब शुरू की है राहुल गांधी ने, देखिए वो पश्चिम बंगाल में जाते हैं, वहां उन्हें ममता का सपोर्ट नहीं मिलता, वे जहां जहां जाते हैं वहां नुकसान होता है। उन्हें पूर्णिया में पहुंचना था, उससे पहले ही नीतीश कुमार ने तख्ता पलट दिया। तो ऐसे में देखिए इसमें कम से कम एक बात स्पष्ट हो चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे आयाराम गयाराम की राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी उसी राजनीति के जो जिनको चलाने वाले थे गयाराम, उन्हीं के पुत्र हैं जो प्रदेशाध्यक्ष बने हुए हैं। तो ऐसे में कई तरह की जो खामियां हैं जो कांग्रेस को देखनी थी, उसी की वजह से ही जो आज जो है वो नुकसान हुआ है। और सृष्टि, दूसरी आपने बात की है कि 2024 मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सधे हुए कदम रख रही है, इसलिए महाराष्ट्र में अघाड़ी गठबंधन की सरकार को तोड़ा गया और यहाँ जो है महागठबंधन की सरकार को तोड़ा गया। देखिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिस प्रकार की पकड़ नीतीश कुमार की है, उनका 16% जो वोट बैंक बिहार में बेशक
उनका अति पिछड़े वर्ग में होगा। और अभी भी जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जो मंत्रियों ने शपथ ली है, उसमें जो है सोशल इंजीनियरिंग पूरी रखी गई है, उसमें कोई कमी नहीं है। और इसी तर्ज पर चलते हुए देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें टारगेट है, बिहार की 40 सीटें हैं, राजस्थान की 25 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 28 हैं, हरियाणा की 10 है। और ठीक है, ठीक है, रोक रही हूँ आपको, फटाफट से मैं गर्ग साहब से रिएक्शन ले लेती हूँ क्योंकि टाइम भी ज्यादा नहीं है। बजरंग दास गर्ग जी, इंडी गठबंधन में ऐसा क्यों है, सब साथ हैं फिर भी अलग अलग हैं? गर्ग साहब देखिए, ये भी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं बता रहा हूं, इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर कांग्रेस पार्टी अपने दम के ऊपर पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने जो खेला है आपके सामने है, एक देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कोई मुख्यमंत्री अपनी खुद की सरकार गिराकर दोबारा मुख्यमंत्री बनता है, वही मुख्यमंत्री दोबारा अपनी सरकार गिराकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनता है। देश के इतिहास में आज तक ऐसा खेला जिंदगी में ना तो हमने देखा, शायद आगे देखने को ही ना मिले। ये कमाल तो नीतीश कुमार जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किया, ईडी के दबाव में किया। और मेरी बहन कह रही थी नहीं लालू के आश्रम में की है। मैं बताना चाहता हूं, जब ये उन्होंने पाला बदला, जब लालू जी के साथ सरकार बनाई, सबसे पहले नीतीश कुमार जी के यहाँ ईडी का छापा पड़ा और उन्होंने कहा मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं तो फक्कड़ बाबा हूं, कितने छापे मरवा लो कुछ नहीं पाएगा। आप फिर से वही छापे की बात कर रहे हैं। सुभाष चौधरी जी, फटाफट से आप क्या कह रहे थे? बात रखिए अपनी, जल्दी से बात रखिए। 2 दिन तक वहाँ ईडी, ठीक है। गर्ग साहब को अपनी पार्टी बिहार में, खास करके बिहार में कांग्रेस पार्टी के इतिहास को खंगालना चाहिए। जब इनकी पार्टी की सत्ता वहां थी तो इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री वहां मौसम की तरफ बदले जाते थे। कैलेंडर में जैसे मंथ बदलते हैं, वीक बदलते हैं, वैसे इनके मुख्यमंत्री वहां बदलते थे। ये शायद भूल गए गर्ग साहब, इसलिए नीतीश कुमार जी को इस बात का दोषी कह रहा है। एक बहुत छोटा सा रिएक्शन वंदना पोपली जी, फटाफट से बहुत छोटा सा रिएक्शन। वंदना पोपली जी, शायद संपर्क टूट गया है। हाँ, बोल रहे हैं। हाँ जी, छोटा सा रिएक्शन मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन। बजरंग दास जी कह रहे थे कि हम पूरे देश में लड़ने में सक्षम हैं, तो मुझे लगता है कि यहीं पर इनकी स्थिति पता चल जाती है कि इनके प्रवक्ताओं को ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लड़ने में या जीतने में सक्षम हैं, उसमें डिफरेंशिएट कर सकें। तो इनको खुद से पता है कि जीतेंगे तो सही नहीं, तो लड़ने में सक्षम जरूर है। दूसरा, खेला की बात ये यहाँ पर कर रहे थे, तो मुझे वो याद है, वो समय याद है जब कांग्रेस पार्टी खेला कर देती थी, आर्टिकल लड़ेंगे और जीतेंगे, का इस्तेमाल करके सरकार को गिराने का काम करती थी। बिहार की जनता के हित में, देश की जनता के हित में जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना पोपली जी, आपका भी, बजरंग दास गर्ग जी आपका भी, और सुभाष चौधरी जी बहुत धन्यवाद। अमित तिवारी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार में तो देखिए खेला हो गया है और नई सरकार भी बन गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नई सरकार में फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। ये नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था।